हेलो बच्चे। अब अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक तो सीख लिया। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने जो सीखा वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। फिर हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस। फिर हम लोगों ने सीखा चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ। फिर किरचॉफ्स लॉ के बाद हम लोगों ने सीखा मीटर, ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इंडक्टिव वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, करंट डेंसिटी और I इक्वल टू नेवा, J इक्वल टू नेव, ये हम लोगों ने सीखा था। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ भी रहा होगा और वो घर पे पढ़ भी रहे होंगे। चलो ठीक है, अब रुकना तो है नहीं हम लोगों को, लगातार आगे की तरफ बढ़ते जाना है और लगातार चीज़ों को ख़त्म करते चलना है, चीज़ों को अच्छे से ख़त्म करते चलना है, चीज़ों को समझते चलना है नहीं? तो मेन चीज़ क्या है कि देखो यार, अब हम समझना शुरू करें तो चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सोचो, अभी तक हम लोगों ने जितनी बात करी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातें कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातें करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है, वो होता है, ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला, ये एनर्जी, वो पोटेंशियल, सब सीखा। अब हम सारी बातें करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। आपकी सारी किसके बारे में बातें करेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बातें स्टडी करेंगे हम। देखो, सबसे पहला हेडिंग ही शुरू करता हूँ, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हेडिंग है? कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखो भाई, दो तरीके से कंसेप्ट को सीख सकते हैं हम। पहला तरीका, मान लो कोई मैग्नेट रखा है, एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। बचपन में सीखते थे हम लोग इसको, ठीक है? तो एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। इस मैग्नेट की खासियत होती है कि ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स को, आयरन को या मैग्नेटिक सब्सटेंस जितने भी होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनके ऊपर फोर्स लगाता है, उनकी तरफ खींचता है अपनी तरफ। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का कुछ एरिया, इस मैग्नेट के चारों तरफ कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एरिया होगा, जिस एरिया में मैं कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दूं, तो वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर ले या फोर्स लगाए। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? द एरिया अराउंड द मैग्नेट। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने सीखी थी, द एरिया अराउंड द चार्ज। आज क्या है? द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच इफ वी प्लेस एनी ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस देन इट फील सम फोर्स ऑन इटसेल्फ, देन दैट एरिया इज सेड टू बी द मैग्नेटिक फील्ड। उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया, जिस एरिया में किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दो तो वो सब्सटेंस अपने ऊपर फोर्स फील करे, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उस एरिया को। अच्छी बात है। छोटी सी चीज आगे बढ़ाते हैं हम। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से ना समझ के हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझना शुरू करते हैं। देखो कैसे। मान लो हमने क्या कहा कि मान लो हमारे पास एक वायर है, ये वायर है, ये वायर है AB, ये वायर है AB वायर है। इस वायर से मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी और ये स्विच लगा दिया। ये वायर से मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी और ये स्विच लगा दिया। और मैंने इसके पास में एक कंपास नीडल होता है ना, कंपास वाली सुई, वो रखी। तो कंपास वाली सुई रखी है, नॉर्थ और ये साउथ को शो कर रही थी। ठीक है, करने दो। ये नॉर्थ साउथ को शो कर रही थी कंपास वाली सुई इस तरीके से। जब ये स्विच ऑफ था, इस स्विच ऑफ होने की वजह से इस वायर में कोई करंट नहीं चल रही थी। इसलिए इसमें भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। इसका मतलब तो ये समझ में आया, कंपास की सुई क्यों हिलती है? कंपास की सुई हिलने का सिर्फ एक कारण होता है कि उसके आसपास में कोई एक ऐसी एनर्जी आ जाए जिस एनर्जी की वजह से वो हिले, और उस एनर्जी का नाम मैग्नेटिक एनर्जी है। अब सोच के देखो ना यार, यहाँ पे स्विच ऑफ है तो करंट नहीं चली, इसका मतलब I इक्वल टू 0। जब I इक्वल टू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0।
मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो या मैग्नेटिक एनर्जी जीरो या वो एनर्जी जीरो जिसकी वजह से कंपास की सुई हिलती। इसका मतलब इस एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हुआ। मैंने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते ही तुरंत क्या देखा, स्विच ऑन करते ही देखा कि सुई इधर की इधर जो भी डिफ्लेक्शन होने लगा वो होने लगा। इसका मतलब सुई हिलने लगी। सुई हिलने लगी का मतलब ये हुआ कि स्विच ऑन करते ही इस वायर में करंट चली। इस वायर में करंट चलने की वजह से इसके चारों तरफ कोई एनर्जी आई, उस एनर्जी की वजह से ये कंपास की सुई हिली। इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है कि किसी वायर में करंट चलने की वजह से उसके आसपास में एनर्जी का प्रोडक्शन होने लगता है और वो एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी कहलाती है, जिसकी वजह से कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर वायर के पास में रखा हो तो वो आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा या उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या क्लास 10th वाली डेफिनेशन याद रख लो, द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन व्हिच वी आर गोइंग टू प्लेस एनी अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस देन इट फील्स सम फोर्स ऑन इटसेल्फ देन दैट एरिया इज सेड टू बी द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट मैग्नेट। बात समझ में आ गई? ये भी कह सकते हैं और इस वाली बात को भी हम चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। एक छोटा सा टॉपिक है, कौन सा? बायोट-सेवर्ट्स लॉ। देखो बेटा क्या है ये, समझना। बायोट-सेवर्ट लॉ, ये बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या है? ये बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट्स ये कहते थे कि मान लो हमारे पास एक वायर है, समझ लेना। जब नया चैप्टर शुरू हो तो पूरा ध्यान से सीखना चाहिए। ये नहीं कि ध्यान कहीं और है, सीख कुछ और रहे हैं, आधी बातें समझ में आ रही हैं, आधी गायब हो जा रही हैं, ऐसा ना करना भाई। देखो, तो बायो-सेवर्ट्स कहते थे कि मान लो मेरे पास एक वायर एक्स वाई है, होने दो। इस वायर में कोई करंट चल रही है आई। क्या चल रही है इसमें? करंट आई। मैंने यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं किया, बैटरी करंट करके नहीं दिखाया, सेल करंट करके नहीं दिखाया, माना है वो तो करंट होगा ही, समझाने के लिए है। मान लो मेरे पास एक वायर है, उस वायर की वैल्यू वाई क्या है? एक्स वाई है। उस वायर में करंट कितनी चल रही है? करंट चल रही है आई। उस वायर का छोटा सा मैंने करंट एलिमेंट ले लिया डीएल। छोटा सा करंट एलिमेंट क्या ले लिया? डीएल, ए बी। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया पी। जो पी पॉइंट लिया उस डीएल से आर डिस्टेंस पर ले लिया। कितनी डिस्टेंस पर ले लिया? आर डिस्टेंस पर। इस वायर से और इस आर डिस्टेंस के एंगल कितना ले लिया मैंने? थीटा। जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका वायर से एंगल कितना लिया मैंने? थीटा। चलो, तो क्या क्या बातें देख ली हमने कि एक्स वाई मेरे पास एक वायर है बच्चों। क्या है? एक्स वाई एक वायर है, उस वायर में करंट आई है। वायर में करंट आई होने के साथ वायर की छोटी सी लेंथ ए बी है और ए बी की वैल्यू डीएल है। उस ए बी से पी तक की दूरी आर है। इस लाइन ऑफ एक्शन और वायर के बीच का एंगल थीटा है। तो कहते हैं इस छोटे से हिस्से की वजह से, किसके? इस छोटे से हिस्से की वजह से, इस छोटे से हिस्से की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इस छोटे से हिस्से की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? अरे बात समझ, इस छोटे से हिस्से की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो मान लो इस छोटे से हिस्से की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस छोटे से हिस्से की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो डीबी होगी। कितनी होगी? डीबी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं बी से और मैंने छोटा सा हिस्सा है डीएल, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? डीबी। अब बात आती है कि डीबी किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, तो तुम कहोगे डीबी 4 बातों पे डिपेंड करेगी। इस वायर की करंट की वजह से, इस वायर में एंगल की वजह से, वायर के साथ छोटी सी लेंथ की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो 4 बातों पे डिपेंड करेगी। 4 फैक्टर्स आर देयर ऑन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स। क्या है पहला फैक्टर? देखो, पहला dB is directly proportional to I. Magnetic field directly proportional to I. The power or strength of magnetic field directly proportional to I. मतलब करंट जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। दूसरा dB is directly proportional to DL. वायर की लंबाई, वायर की लेंथ जितनी ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तीसरा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो थीटा है ना,
उसका साइन ले लो, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो तीन बातें समझ में आ गई, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, dv प्रोपोर्शनल टू dl प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, सब डायरेक्टली है। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ेगी, वायर की लेंथ बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ेगी। अगर जैसे जैसे तुम वायर से ज़्यादा एंगल पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ेगी। और आखिरी बात, चौथी बात, dv इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है। इसका मतलब इन चारों को मिला दूं तो dv प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैं जानता हूं जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कांस्टेंट लगता है। आज देखो बहुत ही अच्छी सी चीज देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट देखो आज एकदम नया मार्केट में नया है, एकदम कंपनी अभी शुरुआत हुई है इसकी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या बोलो 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 यार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और इस म्यू नॉट का नाम होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या नाम होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट का नाम होता था परमिटिविटी। क्या नाम होता था? परमिटिविटी। इसका क्या नाम है? परमिएबिलिटी। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए कांस्टेंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कांस्टेंट था। अब इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -7। तो तुम कह सकते हो कि ये जो फॉर्मूला आया किसका आया? बायो-सेवर्ट्स का फॉर्मूला। dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट का नाम परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7। इतना समझ में आ गई। अब एक मैग्नेटिक फील्ड, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या दोगे तुम? टेस्ला। तो कुल मिलाकर तुमने मैग्नेटिक फील्ड सीख लिया। मैग्नेटिक फील्ड सीखने के बाद बायो-सेवर्ट्स लॉ सीख लिया। बायो-सेवर्ट्स आखिरी बार बोल देता हूं, ध्यान सुनना। बोलूं? देखो यार समझो, बायो-सेवर्ट्स में बायो-सेवर्ट्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने दोनों साइंटिस्ट ने ये बात बताई बायो-सेवर्ट्स में कि अगर कोई वायर है, वायर में करंट आई है, बोला करो, मैं मन में अपने साथ ही मेरे साथ ही बोला करो, चीज़ों को समझो करो, समझा करो, मतलब बोलो चीज़ों को। घर में बैठे हो तो भी बोलो यार, क्या फर्क पड़ता है? वीडियो देखते समय बोलना चाहिए, दिमाग बहुत तेज चलता है। कि मान लो कोई वायर है, वायर में करंट आई है, वायर की छोटी सी लेंथ dl है, वायर से दूरी उस पॉइंट P की r है, उस वायर से P पॉइंट के लाइन ऑफ एक्शन की एंगल थीटा है। तो P पॉइंट पर उस छोटे से लेंथ की वजह से, वायर के करंट के एलिमेंट की वजह से, करंट 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 एलिमेंट की वजह से, यार 100 बार बोल चुका, करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो छोटी सी होगी। तुम्हारी इच्छा है कि तुम पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो पूरे वायर की वजह से, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। घर की खेती है, इंटीग्रेट कर दो, कौन रोक लेगा हम लोगों को? चलो, तो dv डिपेंड्स ऑन द 4 फैक्टर्स। पहला dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, दूसरा dv प्रोपोर्शनल टू dl, तीसरा dv प्रोपोर्शनल टू थीटा का sin थीटा, dv इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो dv प्रोपोर्शनल टू y dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। जब हम जानते हैं मेरे बच्चों कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है? कांस्टेंट। आज तक इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट लगाते आए, जब मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट लगाएंगे। जैसे ही कांस्टेंट लगाया तो कांस्टेंट देखो क्या लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। म्यू नॉट का नाम, खाली म्यू नॉट का नाम, खाली म्यू नॉट का नाम होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या नाम होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नाम याद रखो, परमिएबिलिटी। क्या? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए या मैग्नेटिक कंडीशंस के लिए कांस्टेंट माना गया है। इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7। तो तुमसे कोई पूछे खाली म्यू नॉट की वैल्यू कितनी, बताओ? खाली म्यू नॉट की वैल्यू कितनी? 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो आंसर।
क्लियर होगी बात नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, टेस्ला लेते हैं। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ समझ में आ गया। चलो इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है, एक सर्कुलर वायर है। कैसा वायर है, सर्कुलर वायर। कैसा है, एकदम सर्कुलर वायर। उस सर्कुलर वायर में करंट चल रही है, उस सर्कुलर वायर में करंट चल रही है। तो करंट चलने की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। देखो ध्यान से बच्चों, ये है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ का पहला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप, वो भी कैसा, सर्कुलर, सर्कुलर लूप। समझो ध्यान से। देखो बेटा, मान लो हमारे पास ये सर्किल है, सही है, और तुम्हें लगता है कि ज्यादा बड़ा बन गया, तो देखो ये बन गया सर्किल। चलो अकेला हो गया, ये हो गया सर्किल। मैंने यहाँ से हल्का सा तोड़ दिया, हल्का सा तोड़ के मैंने यहाँ पर बैटरी निकाल ली ऐसे। मैंने यहाँ पर ये बैटरी निकाल ली, माइनस प्लस, सही है। मैंने इसमें करंट चला दी, देखो आई, वी वोल्टेज की बैटरी होगी, होगी कोई बैटरी वी वोल्टेज की, क्या फर्क पड़ता है। मान लो इस सर्किल का जो रेडियस है वो ये है, सी सेंटर, रेडियस ए है। कितनी रेडियस है, ए रेडियस है, चलेगा। अब देखो, ये करंट यहां से निकली, करंट यहां गई, करंट यहां गई, करंट यहां गई, करंट यहां आई, फिर करंट यहां गई, करंट यहां गई और वापस आ गई। कहानी समझ में आई। एक सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप की रेडियस ए है, उसमें करंट आई चल रही है। तो हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है मेरे बच्चों, वैल्यू पता करनी है। कहां पर यार, सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, सर्किल में चलने वाली करंट की वजह से, सही है। सब एकदम होशो हवास में रहना, बड़े मजे से पढ़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब आसान आसान चीजें, लेकिन कठिन भी बहुत है। तो सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे छोटा सा नन्हा सा एक करंट एलिमेंट ए भी ले लिया। जो करंट एलिमेंट लिया उसकी वैल्यू कितनी ले ली, डीएल। तो मैंने एक छोटी सी, एक छोटा सा एक करंट एलिमेंट ले लिया, छोटा सा करंट एलिमेंट। ये छोटा सा करंट एलिमेंट लिया मैंने, कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ का। इसमें करंट कितनी चल रही है, आई चल रही है। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या सीखा, कोई भी रेडियस, बताओ क्लास 10th 9th में सीखा था, कोई भी रेडियस किसी भी सर्किल पर, सर्कमफ्रेंस पर कितना एंगल बनाता है, 90। पता है ये बात। कोई भी रेडियस जो होता है सर्किल पे कितना एंगल बनाता है, 90। तो इसका मतलब यहाँ पर एक एंगल भी बन गया थीटा, और वो कितना मिला, 90। तो बायो-सेवर्ट्स लगाने के लिए हमारे पास कितनी चीजों की जरूरत होनी चाहिए, आई, करंट, करंट है, डीएल, डीएल वायर की छोटी सी लेंथ है, वायर से लाइन ऑफ एक्शन का एंगल, वायर से यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो यहाँ तक का एंगल कितना, थीटा, थीटा। और दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, चार बातें चाहिए, चारों हैं, लगा दो। तो dB प्रोपोर्शनल टू I, dB प्रोपोर्शनल टू DL, dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। भले ये 90 है तो क्या हुआ, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, क्योंकि वैसे तो मेरे बच्चों r स्क्वायर होता है, बट टुडे वी आर गोइंग टू टेक इन दिस केस द रेडियस ऑफ द सर्किल इज a, नॉट r। दैट्स व्हाई dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, नॉट r स्क्वायर। मिला दो सबको, जैसे ही मिलाया तो dB प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन a स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो तो dB इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कैसा 4 पाई बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई,
इंटीग्रेशन आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, डी वी का तो बी हो जाएगा, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, आई बाहर, साइन थीटा बाहर, ए स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन डी एल। नहीं आई, छोड़ो यार, नहीं आई। आसान आसान चीज़ों को कठिन बना दो, और ऐसा कठिन बना दो हार्ड फेल हो जाए पढ़ते पढ़ते, इतनी दिक्कत हो जाए कि समझ में नहीं आएगी पढ़ना है कि लिखना है। मैंने बोला सर्कुलर वायर की रेडियस कितनी, ए एंड कितनी, आई डी एल कितना, छोटी सी लेंथ है, एंगल कितना, थीटा थीटा 90, तो चार बातें हमें पता चल गई। तो डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, मिला दो सबको। तो डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, सब बाहर निकाल दो, इंटीग्रेट कर दो तो बचा डी एल। और डी एल किसकी छोटी सी लेंथ है, सर्कमफ्रेंस की, और सर्कमफ्रेंस के छोटे से हिस्से को इंटीग्रेट करने पे क्या आता है, मतलब सर्किल की छोटी सी लेंथ है डी एल, सर्किल की छोटी सी लेंथ डी एल है, उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो पूरा सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। 100 बार बता चुका हूं, इसलिए डीएल को इंटीग्रेट करने में देखो क्या मिलेगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल नहीं, आई साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। क्यों, डीएल जो है सर्किल का छोटा हिस्सा है, सर्किल का छोटा हिस्से को इंटीग्रेट करते पूरा सर्किल नहीं मिल जाएगा सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस कितना 2 पाई है। देखो ए से ए कट गया, ये थीटा कितना था 90 था, तो b इक्वल टू आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2 पाई, इसलिए b इक्वल टू फॉर्मूला आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। बात समझ में आ गई, यही वो फॉर्मूला होता है, किस चीज का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रट लेना, बहुत जगह 100 जगह काम आएगा कम से कम, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई ए। क्लियर हो गई बात। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में केवल 3 बातें सीखी। सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड कंसेप्ट, फिर हम लोगों ने सीखा बायो-सेवर्ट्स लॉ, फिर हम लोगों ने सीखा बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके हमने एक सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया एक सर्कुलर वायर की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, आप लोगों को इस चीज को देखना है ध्यान से, स्टार्ट कर दो पढ़ना अच्छे तरीके से, बिकॉज टाइम इज वेरी लेस, टाइम बहुत कम बचा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम है। इस समय अप्रैल चल रही है, आज 18-19 अप्रैल है और आप इस समय से कर सकते हो, आपके पास 8-9 महीने हैं, खत्म किया जा सकता है अच्छे से। बस एक जज्बा अंदर से होना चाहिए और वो मेरे बच्चों के अंदर है भी, यहाँ तक मुझे लगता है। आप इसको खत्म करो और आगे की तरफ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के अंदर, किसी चैप्टर में। प्लीज राइट इट डाउन।